गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी 2023 की परीक्षा में जो है इस बार आप अपीयर होने वाले हैं, तो मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। इससे आपको पता चल सकेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या क्या आपकी तैयारी पर्याप्त है इस बार के एग्ज़ाम को देने के लिए। तो बिना देर की आइए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर। जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नई पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है, यानी कि कोई एक ऑप्शन भी सही हो सकता है या कोई दोनों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि इस नीति के तहत प्रभु श्री राम से जुड़े सभी स्थलों को रामायण सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है इसमें होटलों को उद्योग का दर्जा मिलेगा और पानी, बिजली, संपत्ति कर, सीवेज कर की सभी दरें भी व्यावसायिक की जगह औद्योगिक होंगी। अब नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। कूट दिया गया है कि केवल एक ऑप्शन सही है, बी है एक तथा दो दोनों सही है, सी है केवल दो सही है, या डी है केवल ना तो एक ना ही दो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो रहेगा आपका ये ऑप्शन बी है, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है जी, यानी एक और दो दोनों सही है। इस नीति के तहत प्रभु श्री राम से जुड़े सभी स्थलों को रामायण सर्किट में विकसित किया जाएगा और इसमें होटलों को उद्योग का दर्जा मिलेगा। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। आपको बताना है कि पृथ्वी का जो अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है। ऑप्शन है 6378 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6470 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 6338 किलोमीटर, या ऑप्शन डी है 6333 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 6378 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन है ज्वालामुखियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है शील्ड ज्वालामुखी पृथ्वी के सबसे विशाल ज्वालामुखी हैं। दूसरा है मिश्रित ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं। सो नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। कूट है केवल एक सही है, एक और दो दोनों, केवल दो, या न तो एक न तो दो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक सही है। शील्ड ज्वालामुखी पृथ्वी के सबसे विशालतम ज्वालामुखी में से एक होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। ऑप्शंस है कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, या रामगुप्त। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सभी सजीवों को दो जगत में विभाजित किया। देखिए, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है तो आप देख सकते हैं इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप यहाँ से इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस को देखते चलें। मैं आपको करेक्ट आंसर्स बताता चल रहा हूँ साथ के साथ। तो निम्नलिखित में से किसने सभी सजीवों को दो जगत में विभाजित किया था। ऑप्शन ए है ग्रेगर मेंडल, वॉटसन और क्रिक, जैन गुडाल, या कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ ऊपर दिया गया है भूतापीय ऊर्जा स्थल और दूसरी तरफ दिया गया है राज्य। तो सबसे पहला ऑप्शन ए दिया गया है तातापानी छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है मणिकरण महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बरक्रेश्वर पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन डी है तुआ गुजरात। सो मणिकरण आपको जो है याद रखना चाहिए हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो ये करेक्ट है, यानी कि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 है खिलजी, सैयद, तुगलक, या लोधी। तो आपको बताना है कौन कौन से पहले यहाँ पे आए थे, इसको जो है काल के अनुसार आपको जो है बताना है। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो आता है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, उसके बाद आता है खिलजी वंश, उसके बाद आता है आपका तुगलक वंश, और उसके बाद आता है आपका सैयद वंश, और फिर आता है लोधी वंश। तो इसमें क्या आएगा सबसे पहले खिलजी, यहाँ से आप निशान लगा लीजिए एक बार, खिलजी आ गया। उसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन कौन सा आएगा, तुगलक आ गया, यानी 1 3, उसके बाद जो है 2 और उसके बाद 4, यानी कि 1 3 2 4 किस में है, तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 3 2 और 4। अगला प्रश्न है अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है अरिट्टापट्टी जो जैव विविधता विरासत स्थल है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। केरल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, या तमिलनाडु में। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ये है तमिलनाडु। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है अरिट्टापट्टी जैव विविधता स्थल तमिलनाडु में लोकेटेड है। अगला प्रश्न है संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अनिश्चित काल हेतु स्थगन का अर्थ है संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना। दूसरा है संविधान के संसद में कार्य करने के लिए कोई भाषा घोषित नहीं की है। अब तक संसद के दोनों सदनों के केवल 3 संयुक्त सत्र हुए हैं। या चौथा है संविधान के अनुच्छेद 80 से 123 तक संसद से संबंधित है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको जो है सही कथन का आपको उत्तर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए तथा 3 पहला और तीसरा दोनों सही है। अनिश्चित काल हेतु स्थगन का अर्थ है संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर देना। अब तक संसद के दोनों सदनों को केवल 3 संयुक्त सत्र हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है, यानी कोई एक भी सही हो सकता है और दोनों सही हो सकते हैं। सबसे पहले दिया गया है अनुक्रमण के अंतिम चरण को चरम समुदाय कहा जाता है, और दूसरा गया है जब अनुक्रम बाह्य कारकों द्वारा किया जाता है तो इसे स्वजनित अनुक्रमण कहते हैं। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है, जिसमें सबसे पहले दिया गया है केवल एक सही है, दूसरा है 1 और 2 दोनों सही हैं, तीसरा है केवल 2 सही है, और चौथा है ना तो 1 और ना ही 2। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, अनुक्रमण के अंतिम चरण को चरम समुदाय कहा गया है। ऑप्शन 2 इसका इनकरेक्ट है। तुहफात उल मुवाहिद्दीन प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है 11वां तुहफात उल मुवाहिद्दीन प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय द्वारा, ऑप्शन बी है सैयद अहमद खान द्वारा, ऑप्शन सी है खान बहादुर खान द्वारा, या ऑप्शन डी है ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा। तो आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है कि तुहफात उल मुवाहिद्दीन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट है। राजा राम मोहन राय द्वारा जो है ये प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी है। जोनाथन हैबर, जुआन एनरिकेज, रशेल कार्सन, या एनिसा रामिरेज। आपको बताना है कि साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक है ये रशेल कार्सन की पुस्तक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रशेल कार्सन द्वारा लिखी गई है। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। हु प्रोपाउंडेड द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। 13वां क्वेश्चन है कि सागर नितल प्रसरण सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन ए है हैरी हेस, अल्फ्रेड वैगनर, मैकेंजी तथा पार्कर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हैरी हेस, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है राइजोसोम, ऑप्शन सी है गोल्जी काय, या ऑप्शन डी है आद्रवी जालिका। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है राइजोसोम, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि PVTGs की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। यानी कि जो है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं, यानी कि विशेष रूप से कमज़ोर जनजातियां जो होती हैं, इनकी अधिकतम संख्या किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है ओडिशा, या ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो है ऑप्शन सी ओडिशा, यानी कि विशेष रूप से जो कमज़ोर जनजातियां हैं वो सबसे अधिक उड़ीसा में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खैराज और जकात, यानी कि आपको बताना है कि खैराज और जकात क्या होते थे। ये कर था, गुलाम थे, सिक्के थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ये एक तरह का कर था जो भूमि पर लगाया जाता था, खैराज और जकात। निम्नलिखित में से किसने भारत में मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए मधुमक्खी बाड़ बनाने की एक अनूठी परियोजना शुरू की है। तो आपको बताना है कि इंसानों और हाथियों के बीच जो संघर्ष होता है उसे रोकने के लिए जो बी फेंसेस करके एक जो है परियोजना चलाई जा रही है, मधुमक्खी बाड़ नाम की एक परियोजना चलाई जा रही है, ये किसके द्वारा चलाई जा रही है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन द्वारा, या फिर जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, खादी ग्रामोद्योग द्वारा।
खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ये चलाया जा रहा है। सर्वप्रथम न्यायिक सक्रियता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश में विकसित हुई थी? तो आपको बताना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म किस देश में जो है सबसे पहले जो है ओरिजिनेट हुआ था या विकसित हुई थी। ऑप्शन ए है यूके, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी है रशिया यानी कि रूस। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है सबसे पहले सर्वप्रथम न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है वायुमंडल में आर्गन का प्रतिशत कितना है? 78.08%, 20.95%, 0.93% या 0.0018%। तो आपको बताना है कि वायुमंडल में आर्गन का कितना प्रतिशत है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी यानी कि 0.93%। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनना है आपको। तो इसमें 1857 के विद्रोह के केंद्र दिए गए हैं तथा उसके नीचे नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं। तो सबसे पहला लखनऊ है, तो आपको लखनऊ से याद रखना है, बेगम हज़रत महल एसोसिएटेड हैं। उसके बाद आपका आता है फैज़ाबाद। तो फैज़ाबाद का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व किया था वो आएगा आपका बी का आपका आएगा 3 यानी कि मौलवी अब्दुल्ला खान। और उसके बाद जो है आपका बरेली आता है। तो बरेली से कौन थे आपके? तो सी का जो आपका आएगा वो है 2 यानी कि खान बहादुर खान, और डी का जो है 1। तो इस तरह से ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से किसने वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि और इसके प्रभाव शीर्षक के रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने किया है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है या ग्रीन पीस द्वारा। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि और इसके प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है ये प्रकाशित किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनना है आपको। तो समितियां दी गई हैं और उसके सदस्यों की संख्या दी गई है। तो इसमें एक तरफ दिया गया है लोक लेखा समिति और आपको बताना है कि इसमें जो है कितने लोग होते हैं। तो लोक लेखा समिति जो है इसमें कितने लोग होते हैं? तो पहले में आएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट है इसका क्वेश्चन का। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है, यानी कि ए का दूसरा यानी 22 सदस्य हो गए, बी का पहला हो गया, उसके बाद सी का तीसरा हो गया और डी का जो है चौथा हो गया। सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है वृहद शरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? नंबर पहला है अपक्षय इसके लिए पूर्वापेक्षा नहीं है। दूसरा है बहता जल, हिमनद, वायु, लहरें और धाराओं जैसे कोई भू आकृतिक एजेंट इस प्रकार में भाग नहीं लेते। यानी कि नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर बताना है। केवल एक सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। तीसरा है आपका न तो केवल 2 सही है और चौथा है न तो 1 और ना ही 2। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। वृहद शरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है इसका, 1 और 2 दोनों सही हैं इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइट है? यानी कि आपको बताना है कि कौन सा इसमें से बायोफाइट है। स्पाइरोगैरा जो है या बायोफाइट है, चारा है, यूलोथ्रिक्स है या काई है? तो इसमें से ब्रायोफाइट क्या है आपको बताना है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन डी यानी कि काई। काई जो है आपका ब्रायोफाइट होता है। पन्ना और नगला कौन सी बस्तियां हैं? आपको बताना है कि पन्ना और नगले जो है ये कौन सी बस्तियां हैं? गुच्छित हैं, पल्ली हैं, परीक्षित हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, यानी ये पल्ली आती है। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है?
उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है दूसरा सिकंदर। और दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शराब और जुए पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं, यानी कि 1 और 2 जो है दोनों सही हैं। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा सम्मानित किया जाता है। यह सर्टिफिकेट रेलवे और बस स्टेशनों को दिया जाता है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा सही है या कौन कौन से सही है। केवल एक सही है, 1 और 2 दोनों सही है, केवल 2 सही है, या तो फिर ना 1 ना ही 2। तो आपको बताना है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट जो है किसको दिया जाता है और इसमें से कौन सा सही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि केवल पहला वाला इसमें सही है। दूसरा आगे क्वेश्चन दिया गया है, संविधान का कौन सा भाग अधिकरण से संबंधित प्रावधानों से संबंध रखता है? भाग आपका जो है 14A, और इसके बाद भाग 13, भाग 20 या भाग जो है आपका 26। तो इनमें से कौन सा जो भाग है वो अधिकरण से संबंधित प्रावधानों से संबंध रखता है, वो आपको बताना है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो रहेगा, अगर आप 28वें वाला का आंसर देख रहे हो तो इसका करेक्ट आंसर है भाग 14A। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, भाग 14A। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही आंसर को आपको देखकर बताना है। तो इसमें एक तरफ जो है राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है और दूसरी तरफ क्या दिया गया है, राज्य दिया गया है। तो इसमें जो आपका सबसे पहले अंशी दिया गया है, तो अंशी जो है ये ए का जो है पहला आएगा कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा क्या दिया गया है, बी का दूसरा इंद्रावती छत्तीसगढ़। इटांकी जो है नागालैंड, यानी सी का तीसरा भी सही है। और गोइंदी यानी कि तमिलनाडु, ये भी सही है। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर जो रहेगा ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 1 2 3 4 सारे अपने एक दूसरे के सामने ही दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो आपको बताना है कि नादिर शाह जब उसने आक्रमण किया था तो भारत का उस समय जो है शासनकाल भारत में किस मुगल शासक का चल रहा था? बहादुर शाह का था, मोहम्मद शाह का था, अहमद शाह का था या जहांदर शाह का था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मोहम्मद शाह। 10% नियम की अवधारणा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? A.G. टैंसले द्वारा दी गई थी, या रेमंड लिंड्समैन द्वारा दी गई थी, या अर्नस्ट हैकेल द्वारा, या यूजीन ऑर्नूम द्वारा? आपको बताना है कि 10% नियम 10% लॉ किसके द्वारा दिया गया था। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, रेमंड लिंडमैन द्वारा। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, ट्रेड यूनियनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। या दूसरा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस कांग्रेस यानी कि AITUC को की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। तो क्या केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 या 2 दोनों, या तो ना 1 और ना ही 2? सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो है 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निक्षेपण स्थलाकृति नहीं है? ऑप्शन है सर्क, स्टेलेग्माइट्स, जलोढ़ पंख या मोरैन। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सर्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का विकार है? अतिसार, पीलिया, अपेंडिसाइटिस या उपयुक्त सभी? तो 34वें का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन डी, यानी कि जो है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRBs के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह RRBs अधिनियम 1976 के तहत स्थापित किया गया था। RRBs में केंद्र सरकार की 75% भागीदारी होती है। क्या ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन 1 सही है, या 1 और 2 दोनों सही है, या केवल 2 सही है, या न तो 1 और ना ही 2 दोनों में से कोई भी सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1। यह RRBs अधिनियम 1976 के तहत स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर ने लड़ा? खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध या उपयुक्त में से सभी? तो बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े? बाबर ने ये तीनों ही युद्ध लड़े हैं। ठीक है जी, खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का, और उसके बाद जो है रावी की लड़ाई। ठीक है जी, तो 4 युद्ध जो है लड़े थे बाबर ने। 4 युद्ध कौन कौन से? पानीपत,
खानवा, चंदेरी और घाघरा। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ये 4 युद्ध जो है बाबर ने अपने जीवन काल में लड़े थे। अगला प्रश्न है, सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपको बताना है जो सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप है यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख या जम्मू कश्मीर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कर्नाटक। फिर नीचे प्रश्न दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अधिकथन और एक दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, गुजराल सिद्धांत के अनुसार किसी भी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और कारण है, यह 1966 में प्रतिपादित किया गया था। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए कहता है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। या ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपको इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यावरणीय प्रोटोकॉल पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मॉन्ट्रियल, नागोया, कार्टाजेना या क्योटो। तो कौन कौन से जो है उनका कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन डी, यानी सबसे पहले आएगा पहला मॉन्ट्रियल, फिर आएगा क्योटो, फिर आएगा कार्टाजेना और फिर आएगा नागोया। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा आयोजित कार्टेज प्रणाली क्या थी? खेती का अभ्यास थी, व्यापारी लाइसेंस थी, कराधान अभ्यास थी या हथियार का लाइसेंस थी? तो आपको बताना है पुर्तगालियों द्वारा जो है आयोजित कार्टेज प्रणाली क्या थी? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है व्यापार लाइसेंस था। ठीक है जी। कार्बन पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है या सही है? यह पौधों, मिट्टी, भूगर्भीय संरचनाओं तथा महासागर में कार्बन का अल्पकालिक स्टोरेज है। ऑप्शन 2 है, कार्बनिक पृथक्करण स्वाभाविक रूप से मानव जनित गतिविधियों और कार्बन के स्टोरेज को संदर्भित करता है। आपको बताना है क्या केवल एक सही है या 1 और 2 दोनों सही हैं या केवल 2 सही है या तो ना 1 और ना ही 2। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि केवल 2 सही है। कार्बन पृथक्करण के संदर्भ में कहा गया है कि कार्बन पृथक्करण स्वाभाविक रूप से मानव जनित गतिविधियों और कार्बन के स्टोरेज को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का स्टीयरिंग व्हील है। निम्नलिखित में से यह टिप्पणी किसके द्वारा कही गई है? रैमजे म्योर, लॉवेल, सर जॉन मैरियट या ग्लैडस्टोन। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रैमजे म्योर द्वारा ये कहा गया कि मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का स्टीयरिंग व्हील होता है। अब नीचे दिया गया है आपको 2 कथन, इसको सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो पहला है वायुमंडलीय परतें और दूसरा है ऊंचाई तक विस्तारित। पहला है शोभ मंडल 18 किलोमीटर, समताप मंडल 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 120 किलोमीटर या आयन मंडल 400 किलोमीटर। तो इसमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य मंडल 120 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैलेक्टोज तथा ग्लूकोज से बना एक डाइसैकराइड है? ऑप्शन ए है सुक्रोज, ऑप्शन बी है लैक्टोज, ऑप्शन सी है फ्रैक्टोज या ऑप्शन डी है माल्टोज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है गैलेक्टोज तथा ग्लूकोज से बना एक डाइसैकराइड है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लैक्टोज, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सरफेसी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए है 2000 में, ऑप्शन बी है 2002 में, ऑप्शन सी है 2003 में या ऑप्शन डी है 2004 में। तो आपको बताना है कि सरफेसी अधिनियम जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सन 2002 में। शेर शाह सूरी के प्रशासन में बरीद ए मुमालिक कौन हुआ करते थे? सेना मंत्री थे, खुफिया विभाग के प्रमुख थे, विदेश मंत्री था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि शेर शाह सूरी के प्रशासन में बरीद ए मुमालिक कौन हुआ करते थे। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, खुफिया विभाग के प्रमुख। अगला प्रश्न है, समीक्षा करने के लिए अमरजीत सिन्हा समिति का गठन किया गया था। ये किस चीज़ की समीक्षा करने के लिए गठन किया गया था? ऑप्शन ए है मनरेगा की, ऑप्शन बी है स्वामित्व योजना की, ऑप्शन सी है जल जीवन मिशन की या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो आपको बताना है कि अमरजीत सिन्हा समिति का गठन किसके लिए किया गया था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मनरेगा की लिए जो है मनरेगा की समीक्षा के लिए जो है इसकी अमरजीत सिन्हा समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रेत खनन का पर्यावरणीय परिणाम नहीं है। तो रेत खनन का जो पर्यावरणीय परिणाम इनमें से कौन सा नहीं आपको बताना है। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान, सड़कों और पुलों को नुकसान, भूजल तालिकाओं की कमी या नदी के टकराव को कम करना। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नदी के टकराव को कम करना जो है पर्यावरणीय परिणाम नहीं है। अगला प्रश्न है इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, या दोनों नहीं सही है या एक सही नहीं है। इसने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में क्या ये सही है, या दूसरा ऑप्शन है कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है बायो रेमेडिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका उपयोग दूषित भूजल को साफ करने के लिए किया जाता है, यह हमेशा संदूषण के स्थल पर किया जाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। क्या ये दोनों सही है, केवल एक सही है, या न तो एक न दो, या केवल दो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी के आगे के हम 100 प्रश्नों को भी करेंगे। कुल इसमें 150 प्रश्न हैं, तो अभी आज 50 प्रश्न कर रहे हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि मैं इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू करूं। धन्यवाद।